Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. There are certain organizations, some businesses that comes into existence not just to trade goods but also to make those goods. They manufacture their own goods. They manufacture their own goods because of multiple reasons. So let's try to identify why does a business indulge into manufacturing activities. The first reason is obviously higher profitability. कोई भी प्रॉफिटेबल बिजनेस या प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हमेशा ये सोचता है कि ऐसा क्या करा जाए कि वो ज़्यादा कमा सके. सो हायर प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी one of the reasons. And how can they know that they will have a higher profitability? Because cost of production is less than the purchase price. जो चीज़ बाहर से ख़रीदी जा रही है उसकी परचेज प्राइस ज़्यादा है, लेकिन अगर उसको खुद बनाया जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लेस दैन द परचेज प्राइस. So when the organization realizes that the cost of production is less than purchase price, they want to manufacture goods. दूसरी वजह is the quality of the product. कभी कभी वो प्रोडक्ट जो आप बेचना चाह रहे हैं उसकी जो क्वालिटी मार्केट में मिल रही है वो बहुत सब्सटैंशियल क्वालिटी, मतलब बहुत ही बेकार सी क्वालिटी है. मतलब it's a quality that we will not prefer. एंड हमें ऐसा लगता है कि हमें अच्छी क्वालिटी का माल बेचना है और मार्केट में तो अच्छी क्वालिटी का माल है नहीं, तो हमें पहले अच्छी क्वालिटी का माल बनाना पड़ेगा. सो टू इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज गुड वी विल मैन्युफैक्चर द गुड्स. तीसरी वजह इज द ब्रांड इमेज. अगर हमारा कोई ब्रांड है और वो बहुत अच्छा ब्रांड है और हम चाहते हैं कि हमारा ब्रांड इमेज बरकरार रहे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करें रादर देन परचेज करके बेचें. क्योंकि अगर हम परचेज करके बेचेंगे तो अगर प्रोडक्ट में कोई फ्लॉ होगा तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर आ जाएगी, हमारा ब्रांड इमेज खराब हो सकता है. इसके अलावा टू रिमूव डिपेंडेंस ऑन सप्लायर. कभी कभी आपका सप्लायर जो होता है वो बहुत एरोगेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जो है ना वो हावी हुआ होता है और वो नखरे भी कर रहा होता है. हम उसको बोलते हैं माल भेज दो, बोलता है कल भेजूंगा परसों भेजूंगा. कभी थोड़ा सा सब्सटैंशियल क्वालिटी का भी माल भेज देता है, कभी टाइमली डिलीवरी कर देता है, कभी अपने हिसाब से जब उसको लगता है हमें बहुत ज़रूरत है तो पैसे भी ज़्यादा मांग लेता है. तो बहुत सारी टेंशनें हैं एक सप्लायर पे डिपेंडेंस की. सो टू रिमूव द डिपेंडेंस ऑफ सप्लायर, हम सप्लायर पे डिपेंडेंट ही नहीं होंगे, हम खुद बनाएंगे, खुद बना के खुद बेचेंगे. सो देयर इज़ नो dependence on the supplier and hence it is advisable to manufacture goods. अगली चीज is availability of raw material. अगर हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है उस चीज़ का जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या वो चीज़ जो हम बेच रहे हैं, लेट्स से मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मैं फर्नीचर बेचता हूँ. कैसे बेचता हूँ? खरीद के बेचता हूँ. और लेट्स से मेरे पास फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा भी है जिसमें मेरे पास लकड़ियाँ हैं, तो मैं क्या करता हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बेचता हूँ. फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से फर्नीचर लेता हूँ. तो अब बीच का प्रोसेस मेरे पास रह गया, रॉ मटेरियल है मेरे पास, जो बीच का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो मैं नहीं कर रहा, फिर ट्रेडिंग मैं कर रहा हूँ. तो जब ये दो काम मैं कर रहा हूँ और रॉ मटेरियल मेरे पास है, ट्रेडिंग में फर्नीचर में करता हूँ, लकड़ी के रॉ मटेरियल मेरे पास लकड़ियाँ अवेलेबल हैं, ये काम मुझसे नहीं होता. तो लेट्स मैन्युफैक्चर एंड लेट्स कंप्लीट द चेन ऑफ प्रोडक्शन. उससे वैल्यू एडिशन भी होगी, क्वालिटी भी मैं अपने हिसाब से मेंटेन कर सकूँगा, ब्रांड भी अपना बना सकूँगा, डिपेंडेंस ऑन सप्लायर भी नहीं होगी एंड ओवरऑल मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी. सो दीज आर सम रीजंस व्हाई अ बिजनेस इंडल्ज इनटू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़. हायर प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस देन परचेज प्राइस. गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, अपने ब्रांड इमेज को बरकरार रखना चाहते हैं, सप्लायर पे से डिपेंडेंस हटाना चाहते हैं और हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो हम कंप्लीट साइकिल ऑफ प्रोडक्शन
फ्रॉम रॉ मटेरियल टिल द फाइनल कंज्यूमर हम खुद मीट कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये होता है कि अगर हम मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं तो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस। सो मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एज फार एज ओ लेवल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड, द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस कंप्राइज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। ओ लेवल अकाउंटिंग में सिर्फ ये 3 कॉस्ट आपको जान लेना जरूरी है। वैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे स्टेप्ड कॉस्ट भी होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, संक कॉस्ट भी होती है, लेकिन एज फार एज ओ लेवल इज कंसर्न आपको सिर्फ ये 3 कॉस्ट जाननी चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट ईच कॉस्ट इंडिविजुअली। वेरिएबल कॉस्ट्स आर दोज कॉस्ट्स दैट वैरीज एज output varies. Variable cost varies as output varies. When output is 0, variable cost do not exist, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो होती नहीं है। As output starts increasing, variable cost also starts increasing. Since variable cost is directly dependent on output, therefore it is called direct cost. Sum of all variable cost is called prime cost. Sum of all variable cost is called prime cost. सारी वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर लो तो प्राइम कॉस्ट कहलाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। आउटपुट प्रोड्यूस करोगे तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा, आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं करोगे तो रॉ मटेरियल नहीं चाहिए होगा। वेजेस, वो लोग जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस करोगे तो उनको बुलाओगे दिहाड़ी पे काम करने के लिए, आउटपुट नहीं प्रोड्यूस करोगे तो उनको नहीं बुलाओगे। रॉयल्टीज, रॉयल्टीज क्या होती है हमने थोड़ा से पहले भी डिस्कस किया था। रॉयल्टीज कंपनी का एक ब्रांड नेम होता है। सपोज करें मैं शर्ट्स बनाता हूँ और बहुत अच्छी क्वालिटी की शर्ट्स बनाता हूँ और मैं वो शर्ट्स मार्क्स एंड स्पेंसर को देता हूँ फॉर इंस्पेक्शन और वो बोलते हैं यार आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारे बराबर है। तो हम उनको बोलते हैं कि मुझे तो कोई जानता नहीं है, हम ये शर्ट मार्क्स एंड स्पेंसर के नाम से बेचना चाहते हैं। तो अगर मार्क्स एंड स्पेंसर बोलता है ठीक है, ऑन एवरी शर्ट दैट यू मैन्युफैक्चर, जिस पे आप मार्क्स एंड स्पेंसर का टैग लगाएंगे, हर शर्ट पे 100 रुपये हमें देंगे। तो अगर आप एक शर्ट पे मार्क्स एंड स्पेंसर का टैग लगाएंगे तो 100 रुपये, 2 पे लगाएंगे 200, 3 पे 300, 10 पे 1000। सो ऑन एवरी शर्ट दैट यू पुट द टैग ऑफ मार्क्स एंड स्पेंसर विल बी द वन ऑन विच यू हैव टू पे द रॉयल्टी। किसी पे टैग नहीं लगाएंगे कोई रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी, ज्यादा पे लगाएंगे ज्यादा रॉयल्टी देनी पड़ेगी। हेंस ये पर यूनिट ऑफ आउटपुट वैरी कर रहा है, इसलिए ये वेरिएबल कॉस्ट है। द ग्राफ ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज मेड एज फॉलोज। द ग्राफ ऑफ वेरिएबल कॉस्ट is made as follows. जब आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट 0 है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता गया वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती गई। ये कॉस्ट है, ये आउटपुट है। आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग मी। When output is 0 there is no variable cost. As output starts increasing, variable cost starts increasing. Next is fixed cost. Fixed cost, as its name suggests, is fixed irrespective of
output. It does not vary as output varies. Whether output is zero or is in large quantities, fixed cost will remain unchanged. Since they are not directly linked to output, they are called indirect costs और ओवरहेड्स. इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट्स और ओवरहेड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेंट. मैं आउटपुट प्रोड्यूस करूं या ना करूं, मुझे रेंट देना पड़ेगा. सुपरवाइज़र सैलरी. मैं आउटपुट प्रोड्यूस करूं ना करूं, मुझे सुपरवाइज़र को सैलरी देनी ही देनी है. डेप्रिसिएशन. मैं आउटपुट प्रोड्यूस करूं ना करूं, एसेट अपनी वैल्यू लूज करेगा. सो दीज कॉस्ट आर फिक्स्ड, दे डू नॉट वैरी एज आउटपुट वैरीज, एंड हेंस आर ओवरहेड्स और इनडायरेक्ट कॉस्ट्स. द ग्राफ ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज मेड एज फॉलोज. द ग्राफ of fixed cost is made as follows. ये कॉस्ट, ये आउटपुट, ये फिक्स कॉस्ट. व्हेन आउटपुट इज जीरो, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है. आउटपुट ज्यादा हो गया तो भी फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है. सो इट डज नॉट वैरी एज आउटपुट वैरीज. Total cost is the sum of fixed cost and variable cost. So total cost is equal to fixed cost plus variable cost. When output is zero, total cost is equal to fixed cost, because at that instant there is no variable cost. जब आउटपुट जीरो होता है तो टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है, क्योंकि उस वक्त कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती. एज आउटपुट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, टोटल कॉस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. As output starts increasing, total cost starts increasing because of increase in variable cost. जब आउटपुट बढ़ने लगता है तो टोटल कॉस्ट बढ़ने लगती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही होती है. ये कॉस्ट, ये आउटपुट, ये फिक्स कॉस्ट विच डज नॉट वैरी एज आउटपुट वैरीज, ये वेरिएबल कॉस्ट और ये टोटल कॉस्ट. जब आउटपुट जीरो है, प्लीज ऑब्जर्व करें, तो टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के बराबर है. और जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, टोटल कॉस्ट बढ़ रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट. ग्राफ से ऑब्जर्व करें कुछ बातें. द ग्राफ of total cost and variable cost is parallel because total cost is dependent on variable cost to change. जो टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है, इसलिए ग्राफ ऑफ टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हमेशा बराबर होते हैं. दूसरी ज़रूरी बात इज दिस. The vertical distance of total cost and variable cost is fixed cost because the difference between total cost and variable cost is
fixed cost. I hope I am very clear to all of you. So this is the cost structure of the business. सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, स्टेप कॉस्ट भी होती है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ फिलहाल टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का जान लेना जरूरी है. एंड इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि इफ टोटल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस than purchase price, then it is advisable to manufacture goods. सही. तो अब हम आइडेंटिफाई करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी. टू कैलकुलेट manufacturing costs and observe its accounting treatment, the questions involving manufacturing account comprise of number 1, preparation of manufacturing account, number 2, preparation of income statement, number 3, preparation of statement of financial position. So preparation of manufacturing account, preparation of income statement, and preparation of financial statement of financial position. So let's start observing how they are made. So पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता हूं. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019. सबसे पहली हेडिंग मैन्युफैक्चरिंग में होती है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड. Opening inventory of raw material, purchase of raw material less purchase returns of raw material, carriage on raw material. अगर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट कैरेज इन क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग मैन्युफैक्चरिंग तो वो कैरेज ऑन रॉ मटेरियल ही होगा. इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज. ये वो रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल के लिए अवेलेबल है, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल. तो ये वो वाला फिगर आ जाएगा जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमने यूज किया है. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया. इसमें आप ऐड करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट्स यानी अदर वेरिएबल कॉस्ट. ये सारी तो मटेरियल से रिलेटेड थी. अदर डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री वेजेस, कोई भी टर्म यूज करियो इन दोनों में से, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ. इसके अलावा अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई ऐसा डायरेक्ट एक्सपेंस जो
डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू आउटपुट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्नीचर बना रहे हैं तो स्क्रूज और ग्लू जो इस्तेमाल होगी वो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू आउटपुट होगी। रॉयल्टीज, इन सबको ऐड कर लें, और जब इन लोगों को ऐड करेंगे तो ये रॉ मटेरियल भी वेरिएबल कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम भी वेरिएबल कॉस्ट है और डायरेक्ट कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट है। सम ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट्स आर प्राइम कॉस्ट्स। इसमें आप ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपके पास आता है डेप्रिसिएशन, रेंट, some utility bills related to factory, supervisor salary, इन सबको आप ऐड करेंगे एंड ये आपके पास आ जाएगी कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है तो बस यहाँ पे एंड हो जाएगा। अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस है तो ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। आगे से मैं वर्क इन प्रोग्रेस को WIP लिखूंगा, आप प्लीज़ पूरा लिखिएगा। वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, अधूरे प्रोडक्ट्स। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, इनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वो अधूरी चीज़ें जो पिछले साल अधूरी रह गई थी, इस साल वो पूरी हो जाएंगी। लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। इस साल जो चीज़ें अधूरी रह गई हैं वो इंशाल्लाह अगले साल पूरी हो जाएंगी। सो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड होगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस होगा, यहां आ जाएगा। अब दिस आंसर कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ओपनिंग ज़्यादा है या क्लोजिंग ज़्यादा है। इवेंचुअली जो ये आएगा, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो सकती है टर्म। आप यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दें या यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिख लें, कोई मसला नहीं है। दोनों को अलग अलग सिर्फ इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि एक वर्क इन प्रोग्रेस से पहले वाली कॉस्ट है और एक वर्क इन प्रोग्रेस के बाद वाली कॉस्ट है। मेजॉरिटी क्वेश्चंस में वर्क इन प्रोग्रेस होता ही नहीं है, मेजॉरिटी क्वेश्चंस में वर्क इन प्रोग्रेस होता ही नहीं है। लेकिन अगर किसी सवाल में वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड होगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस होगा। आई होप आई एम क्लियर। दिस इज हाउ यू मेक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। काइंडली स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ताकि यू कैन कॉपी दिस इन योर रजिस्टर्स। दिस इज हाउ यू मेक manufacturing accounts. Let's have a recap. You start with cost of raw material consumed, opening inventory of raw material, add purchase of raw material, less purchase returns of raw material, carriage on raw material add होगा तो आपके पास cost of raw material available for use आ जाएगा। इसमें आप closing inventory of raw material less करेंगे तो ये वाला जो फिगर है, this is the cost of raw material consumed। इसमें आप डायरेक्ट कॉस्ट्स यानी फैक्ट्री वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉयल्टीज ऐड करेंगे तो अदर डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएंगी। इनका टोटल करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट इज सम ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट। इसमें आप फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स्ड कॉस्ट। उसमें डेप्रिसिएशन आता है, रेंट आता है, यूटिलिटी बिल्स ऑफ फैक्ट्री आ जाएंगे, सुपरवाइजर सैलरी आ जाएगी। इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कोई बचा हुआ माल होगा पिछले साल का तो वो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, जो बचा हुआ माल है इस साल का वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। पिछले साल का अधूरा माल इस साल पूरा हो जाएगा, इस साल का अधूरा माल अगले साल पूरा होगा तो पिछले साल का अधूरा ऐड होगा, इस साल का अधूरा लेस हो जाएगा एंड यू विल अचीव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई होप आई एम क्लियर। द नेक्स्ट टास्क इज टू मेक इनकम स्टेटमेंट। Income statement is made as normally.
with a few minute changes. Income statement for the year ended 31st December 2019. कभी कभी आपको मैन्युफैक्चरिंग के सवालों में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के बाद सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को बोलता है। तो अगर सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को बोलेगा तो हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है इट विल एंड एट ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर आपको बोलेगा कि आप इनकम स्टेटमेंट बनाएं तो आप पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। एंड इनकम स्टेटमेंट बिल्कुल नॉर्मली स्टार्ट होगी सेल्स या रेवेन्यूज लेस सेल्स रिटर्न्स, ये नेट सेल्स आ गई, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री। किस चीज की? ऑफ फिनिश गुड्स। अब प्लीज ख्याल करें कितनी इन्वेंट्री इस्तेमाल हो गई? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। यानी क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के अंदर 3 तरह की इन्वेंट्रीज हो सकती हैं। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, वो जो बेसिक प्रोडक्ट है जिसको हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, अधूरा बचा हुआ माल। फिनिश प्रोडक्ट्स, कंप्लीट हुआ हुआ ऐसा माल जो अभी तक बिका नहीं। सो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ट्रांसफर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये वाला फिगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला फिगर, ये ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। दिस फिगर इज ट्रांसफर्ड टू इनकम स्टेटमेंट। अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है तो ऑब्वियसली ये वाला फिगर ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन दिस फिगर इज ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट, ट्रांसफर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्योंकि ये हमारा ही माल होता है तो इसलिए हम रिटर्न तो करते नहीं हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लेट्स से मैंने बेचे 5000 यूनिट्स, लेकिन मैं बना रहा हूं सिर्फ 4000 यूनिट्स, तो एक्स्ट्रा 1000 यूनिट्स कहां से आएंगे? इसका मतलब वो एक्स्ट्रा 1000 यूनिट्स मैंने खरीदे हैं। तो अगर कोई परचेजेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स होगी तो वो यहां आएगी। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऊपर जाएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यहां आएगा, लेकिन परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स यहां पे आएगा। अगर आप परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाहर से कर रहे हैं सो देयर इज ऑल्सो अ चांस ऑफ परचेज रिटर्न्स। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगर तो आपने मैन्युफैक्चर किए 5000 यूनिट्स और आप बेच रहे हैं 4800, 4500, पूरे 5000 यूनिट्स, तो बाहर से खरीदने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चर ज्यादा कर रहे हैं, सॉरी मैन्युफैक्चर कम कर रहे हैं और बाहर से खरीद ज्यादा रहे हैं क्योंकि आपकी सेल्स बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है आपको बाहर से खरीदना पड़े और आपको परचेजेस इनकर करनी पड़े। देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू माइट नॉट नीड टू परचेज फ्रॉम आउटसाइड वेंडर। अगर आपकी सेल्स ज्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग कम है, सिर्फ तभी आप बाहर से खरीदेंगे। लेकिन अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, सेल्स कम है, तो बाहर से खरीदने की नीड नहीं है। बाहर से खरीदेंगे तो कैरेज भी लगेगा, कैरेज ऑन फिनिश गुड्स। अगर बोलेगा फिनिश गुड्स का कैरेज है तो ही फिनिश गुड्स का कैरेज है, खाली कैरेज लिखा है तो वो कैरेज ऑन रॉ मटेरियल है। सो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, किस चीज की? फिनिश्ड गुड्स की। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स आ गई, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। सो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज द ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप दिस इज क्लियर। अगर तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट मांगा है तो यहां बंद कर देंगे, लेकिन अगर पूरी इनकम स्टेटमेंट मांगी है तो ऑब्वियसली हम पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाने की जिद्दोजहद में लग जाएंगे। ऐड अदर इनकम्स, आपको पता है अदर इनकम्स में क्या क्या आता है। ऐड अदर इनकम्स, डिस्काउंट रिसीव्ड
gain on disposal, bad debts recovered, decrease in provision for bad debts, कुछ भी हो सकता है. I hope everyone is following me. Less expenses. कौन से expenses? Expenses associated to sales department or office. All expenses other than manufacturing. Other than manufacturing expenses. यानी डेप्रिसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एसेट मत लिखिएगा जो ऊपर लिख चुके हैं, रेंट ऑफ फैक्ट्री मत लिखिएगा वो ऊपर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिख चुके हैं, यूटिलिटी बिल्स ऑफ फैक्ट्री मत लिखिएगा वो ऊपर ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है. सिर्फ वो एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो, फैक्ट्री के वेजेस, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के एसेट्स की डेप्रिसिएशन. प्लीज़ इस बात का ख्याल करिएगा, सिर्फ वो एक्सपेंसेस जो एसोसिएटेड टू फैक्ट्री हैं. हेंस वो एक्सपेंसेस जो एसोसिएटेड टू ऑफिस या सेल्स डिपार्टमेंट है. जो एक्सपेंसेस एसोसिएटेड टू फैक्ट्री हैं वो ऊपर आ चुके हैं एट फैक्ट्री ओवरहेड्स में या डायरेक्ट एक्सपेंसेस में. सिर्फ वो एक्सपेंसेस जो ऑफिस से रिलेटेड हैं वो यहाँ आएंगे और ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर होगा, नेट प्रॉफिट जिसको बोलते हैं. आर यू ऑल विद मी? तो इस तरह इनकम स्टेटमेंट बनती है. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल नॉर्मली बनती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली. जैसे नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स से टोटल एसेट्स आएगा. इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इक्विटी कैपिटल एड नेट प्रॉफिट. कौन सा वाला नेट प्रॉफिट? ये वाला. लेस ड्रॉइंग्स एड एडिशनल कैपिटल. लायबिलिटीज जो होती हैं बिल्कुल नॉर्मली बनती है, कोई फर्क नहीं है. सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, व्हेन मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, द इन्वेंट्रीज in current assets will comprise of all three closing inventories. Will comprise of all three closing inventories. That is inventory of raw material, inventory of finished goods and inventory of work in progress. Inventory of raw material, inventory of finished goods and inventory of work in progress. बाकी पूरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल वैसे ही बनना है जैसे हम बाकी सारे सवालों में बनाते गए हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर अब तक बिल्कुल हर चीज़ वैसी होगी. सिर्फ जिस बात का ख्याल करना है वो ये कि जो आपकी करंट एसेट्स होंगे उसके अंदर जो इन्वेंट्रीज होंगी दैट विल कंप्राइज ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स प्लस इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. आई होप दिस इज क्लियर. आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड इट. आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर. प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि सब लोग ये फॉर्मेट्स याद रख लें. अभी मैं प्रैक्टिस अगली वीडियो में आई विल स्टार्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ ये इनकम स्टेटमेंट एट अ ग्लांस है, ताकि आप उसको स्नैपशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग इसको खुद से बना सकें. ले लिया स्क्रीनशॉट? सो प्लीज मेक श्योर that you revise the concepts that I have discussed in this video. Please also realize how to make manufacturing account, how to make income statement, statement of financial position. तो normally बन रही है. सिर्फ जिस बात का ख्याल करना है वो ये कि current assets की closing inventory के अंदर inventory of raw material, inventory of finished goods और inventory of work in progress सब आएगा. Next video में मैं कुछ example sample questions करवाऊंगा of manufacturing accounts. Till I do the questions, practice questions of manufacturing, stay tuned and inshallah ta'ala we'll be doing and discussing more manufacturing questions. Till then, Allah Hafiz.